अरे ये तो काफ़ी सिंपल है, देखो S4 का वैल्यू तो हमें पता है। Hello, this is Fatima ma'am and today I will be taking the next video on sequences and series जो कि है problems on arithmetic progressions। हमने 2 वीडियोस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पे ऑलरेडी देखे हैं। पहले वीडियो में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रिविजन किया। We revised those concepts that you have already done in your lower grades. In the second video, what we did was we saw a few shortcuts on arithmetic progressions. आज के वीडियो में हम एक लेवल और ऊपर जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू सी सम प्रॉब्लम्स ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। कुछ बहुत अच्छे MCQs हम आज देखेंगे। ऑन दैट नोट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? इफ थ्री नंबर्स ही है ना, ये भले लॉग में होने दो। 3 numbers are given, log of 2 to the base 3, log of 2 raised to x minus 5 to the base 3 and log of 2 raised to x minus 7 by 2 to the base 3. If these 3 numbers are in arithmetic progression, then x की वैल्यू क्या होगी? This is the question. बड़ा easy question है। आपको याद होगा पहला जो हमने वीडियो देखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसमें मैंने आपको एक कंडीशन दी थी कि अगर 3 नंबर्स ए बी सी अगर ए पी में होते हैं, इफ़ यू हैव 3 नंबर्स ए बी सी हु आर इन ए पी, तो ये एक बहुत ही बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं ये तीनों नंबर्स। द कंडीशन इज नथिंग बट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। मतलब बीच वाले नंबर का डबल बाकी दोनों के सम के इक्वल होता है। बीच वाले नंबर का डबल बाकी दोनों के सम के इक्वल होता है। तो चलिए ये कंडीशन हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ट्वाइस ऑफ द मिडिल नंबर, हियर व्हाट इज द मिडिल नंबर? लॉग ऑफ 2 raised to x minus 5 to the base 3 will be equal to the sum of the other two. The sum of the other two numbers will be what? Log 2 to the base 3 plus log of 2 raised to x minus 7 by 2 to the base 3. Now using this condition, using this equation, we have to find the value of x. चलिए, थोड़ा log की प्रॉपर्टीज़ हमें पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको पता है बेसिक 2 प्रॉपर्टीज़ log की होती है। कौन सी है वो प्रॉपर्टीज़? पहली प्रॉपर्टी एक आ जाती है log of a to the base m ले लेते हैं, चलो कुछ भी ले सकते हो, प्लस log b to the base m। अगर नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो आपको पता होगा ये हो जाता है log a b to the base m, करेक्ट? वैसे ही अगर आपके पास यू हैव log a to the base m raised to b, तो ये जो पावर है यहाँ पे ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, इट बिकम्स द कोएफिशिएंट b log a to the base m हो जाएगा। तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं ना। अगर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे कोएफिशिएंट है तो ये कोएफिशिएंट को मैं ऊपर लेके जा सकती हूँ पावर में। आई कैन डू द अदर वे अराउंड ऑल्सो ऑफकोर्स। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ यूज़ करूँगी। व्हाट विल आई डू? ये 2 को इसके पावर में लेके चले जाऊँगी और यहाँ पे ये पहला वाला प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी log a प्लस log b का। तो ये करने से देखिए अब क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा log to the base 3 of 2 raised to x minus 5 the whole square is equal to log to the base 3 2 into 2 raised to x minus 7 by 2. Now since the base of the logarithm is the same on both sides, हम दोनों साइड से एंटी लॉग ले सकते हैं। ऐसे मत बोलोगे लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो नंबर नहीं है कि आप उसको दोनों साइड से कैंसिल करो। यू एक्चुअली हैव टू टेक एन ऑपरेशन, आपको एक फंक्शन लेना पड़ता है दैट इज एंटी लॉग। उसकी वजह से दोनों लॉग एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर लेते हैं, ठीक है? तो हम अगर दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे तो लॉग हट जाएगा। लॉग अगर हट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2 raised to x minus 5 the whole square is equal to 2 into 2 raised to x minus 7 by 2. Let's open this bracket now. What will you get? You will get 2 raised to x the whole square minus 10 times 2 raised to x plus 25 is equal to 2 times 2 raised to x minus 7. If you bring this twice of 2 raised to x on this side, what will you get? You will get 2 raised to x the whole square minus 10 minus 2 will give me minus 12 times 2 raised to x. 25 plus 7 is 32.
Now this looks like a quadratic. It is not a quadratic, but you can make it to be a quadratic, can't you? Of course you can. If you just simply put this 2 raised to x as y, what will you get? You will get y square minus 12y plus 32 is equal to 0. बड़ा ही सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसके फैक्टर्स क्या मिलेंगे मुझे? द फैक्टर्स ऑफ दिस विल बी नथिंग बट 4 and 8. y minus 4 into y minus 8 is equal to 0. So you get y is equal to 4 या फिर y is equal to 8. बट y की वैल्यू तो 2 raised to x थी, तो यहाँ पे फिर से लेके आ जाओ आपका 2 raised to x is equal to 4 या फिर 2 raised to x is equal to 8. अब आप समझ रहे होंगे कि आगे क्या करना है. यहाँ पे बेस 2 है, तो पावर्स को अगर हमें इक्वेट करना है तो हमें यहाँ पे भी 2 बेस लाना पड़ेगा. तो यू कैन राइट दिस एज 2 स्क्वायर एंड यू कैन राइट दिस एज 2 क्यूब. तो हमें x की 2 वैल्यूज मिल जाती है 2 and 3. ये तो ऑप्शन में है यहाँ पे D है ना. इसका आंसर D होगा ना? नहीं. इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, 2,3 नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता मैम? आ तो गया है 2,3, अब क्यों नहीं होगा? वाई? लेट मी टेल यू. ये लोगैरिथमिक फंक्शन है. लोगैरिथमिक फंक्शन का कुछ डोमेन होता है. डोमेन से मेरा मतलब क्या है? डोमेन मतलब लॉग फंक्शन डिफाइंड किन नंबर्स के लिए होता है. अब आपने जब लोगैरिथमिक फंक्शन देखा होगा तो यू मस्ट हैव स्टडीड दैट द डोमेन ऑफ द लोगैरिथमिक फंक्शन इज फ्रॉम 1 to infinity, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स. जो लोगैरिथमिक फंक्शन का डोमेन होता है मतलब लॉग इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स. व्हाट दैट मीन्स इज, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलना चाहूँ तो नेगेटिव नंबर का आप लोगैरिथम नहीं ले सकते. जैसे नेगेटिव नंबर का आप रूट नहीं ले सकते, वैसे नेगेटिव नंबर का आप लोगैरिथम नहीं ले सकते. अब अगर मैंने 2 डाला यहाँ पे, इफ आई पुट x इज इक्वल टू 2 हियर, व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट 2 स्क्वायर माइनस 5 which is 4 minus 5 which is -1. -1 का लोगैरिथम नहीं लिया जा सकता. अगर -1 का लोगैरिथम नहीं लिया जा सकता तो x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, क्योंकि x की वैल्यू 2 होने से आपका ये वाला लोगैरिथमिक फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा. मतलब ये x is equal to 2 is not possible. So you have only one solution for this equation which is x is equal to 3. यही क्वेश्चन ना एक और तरीके से भी आपको फॉर्म करके दे सकते हैं. आपको पूछ सकते हैं कि ये AP में है एंड इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट इज x इक्वल टू, यू माइट बी आस्क्ड दैट हाउ मेनी सॉल्यूशंस डू यू हैव फॉर x. ओके, अगर ऐसा पूछा है तो ऑप्शन में 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी देंगे आपको ऑप्शंस, एंड आप क्या करोगे? आप 2 टिक करके आ जाओगे. क्यों? बिकॉज आपको तो यहाँ 2 वैल्यूज़ मिली है, बट 2 वैल्यूज़ में से एक वैल्यू यू हैव टू चेक कि वो वैल्यू तो यहाँ पे इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है. ये अगर आप डालोगे इसमें तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा. अगर फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा तो AP में कहाँ से आएगा वो? अगर फंक्शन ही पहली बार डिफाइन नहीं है, अगर आप लॉग ही नहीं ले सकते उसका, तो AP में तो आने ही नहीं वाला वो. इसीलिए x इज इक्वल टू 2 को यू विल हैव टू रिजेक्ट. यू हैव अ सिंगल सोल्यूशन विच इज x इज इक्वल टू 3. सो योर आंसर इज ऑप्शन B. ऑलराइट, लेट मी लोड द सोल्यूशन फॉर यू प्रॉपर्ली. You can quickly note it down and we'll move ahead. आप पॉज कर लीजिए वीडियो और सोल्यूशन नोट कीजिए. All right then, moving on to the second question. अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं. चलो, A1, A2, A3 up to A24 are in AP such that sum of some randomly seeming terms is given. A1 plus A5 plus A10 plus A15 plus A20 plus A24. ये दिया है हमें 225 एंड हमें पूछा है A1 प्लस A2, बेसिकली यहाँ पे आगे A3 A4 होगा अप टू 24. बेसिकली सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP हमें पूछा है और एक कंडीशन दी है. चलिए अब इस कंडीशन को यूज़ करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें. पहली चीज़ जो आपको ये कंडीशन देख के याद आनी चाहिए वो ये है कि हमने जब इंट्रोड्यूस किया था AP को तो वी सॉ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन देयर. क्या कंडीशन देखी थी हमने वहाँ पे कि अगर आप पहले टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करते हो तो इसका जो सम आता है ना, दैट विल बी द सेम एज द सम ऑफ द सेकेंड टर्म एंड द सेकेंड लास्ट टर्म. n-1 सेकेंड लास्ट टर्म होगा, ठीक है, बिकॉज nth टर्म होता है. n- टर्म इज नॉट द लास्ट टर्म, nth टर्म लास्ट टर्म है, ये पता होना चाहिए आपको. सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म एंड सिमिलरली ऐसे ही थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म. मतलब बेसिकली
आगे से जैसे जैसे आप आगे आते हो और पीछे से जैसे जैसे आप पीछे आते हो, तो जो हर एक एक करके टर्म मिलता है, अगर पेयर वाइज उनको ऐड करोगे करस्पॉन्डिंग टर्म्स को, तो द सम्स विल बी द सेम। आगे से जो नंबर है वही नंबर अगर पीछे से लिया और ऐड कर दिया तो ऐसे सारे पेयर्स का सम सेम होगा। ये अगर आपको यहाँ पे कंडीशन याद आ गई तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्यों आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया? बिकॉज अगर ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे इस कंडीशन में A1 + A24 तो है ही, साथ साथ में यू हैव A5। अब आगे से अगर फिफ्थ टर्म है, पीछे से फिफ्थ टर्म तो A20 होगा, आगे से 10th टर्म तो A10 है, पीछे से 10th टर्म A15 होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल है। अगर ये आपको पता चल गया तो क्वेश्चन इज डन। देन कैसे? देखो अभी क्या करूँगी मैं, ये जो कंडीशन दी है इसको बस थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। कैसे लिखेंगे? अच्छे से थोड़ा पेयर वाइज जैसे हमें चाहिए ना वैसा लिख देते हैं इसको। ये A1 और A24 को साथ में ले लेते हैं, A5 और A20 को साथ में लिख लेते, और A10 और A15 को साथ में लिख लेते। अब इनका जो सम है वो हमें 225 दिया है, बट हमने अभी अभी यहाँ पे ये एस्टैब्लिश किया है कि ये तो इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है। हमें A5 + A20 से तो कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लेके हम कुछ कर सकते हैं, फिफ्थ टर्म और 20th टर्म को ऐड करके आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रिप्लेस कर देंगे। ये A1 + A24 ऐसे ही रहने दो। ये जो A5 + A20 है उसको मैं लिख देती हूँ A1 + A24, और A10 + A15 को भी वही लिख दूंगी, A1 + A24। दिस इज इक्वल टू 225। मतलब कैन आई से दैट थ्राइस ऑफ A1 + A24 इज इक्वल टू 225। तो ये A1 + A24 अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? 3 × 7 is 21, एक बच गया 15, 5 are A1 + A24 becomes equal to 75। अब मुझे सम पूछा है। आपको पता है सम के दो फॉर्मूला होते हैं। एक फॉर्मूला जो पहला वाला है वो आप तब यूज़ करते हो जब आपको कॉमन डिफरेंस दिया होता है, दूसरा तब यूज़ करते हो जब आपको लास्ट टर्म दिया होता है। लास्ट टर्म नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन लास्ट टर्म का कोई कंडीशन तो है यहाँ पे। कॉमन डिफरेंस का तो यहाँ नामो निशान ही नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस वाला तो मैं फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगी। वहाँ पे मैं निकालूँ कैसे कॉमन डिफरेंस? उससे बेटर आई विल यूज़ द लास्ट फॉर्मूला, आई विल सी व्हाट आई कैन गेट फ्रॉम देयर। व्हाट इज द सेकंड फॉर्मूला? n/2 टाइम्स A1 + AN विच इज़ नथिंग बट योर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहाँ पे कितने टर्म्स का सम चाहिए हमें? 24। तो मैं इस 24 फाइंड करूँगी। 24/2 टाइम्स A1 + A24। ये देखो लास्ट टर्म तो चाहिए ही नहीं, हमें तो सम चाहिए इन दोनों का, वो तो मेरे पास है यहाँ पे, वो तो मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। तो 24/2 को 12 कर दो, A1 + A24 की जगह पे लिख दो 75। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 900। दिस इज़ योर आंसर, ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ गया, ये काफ़ी ईजी था। सिर्फ आपको थोड़ा रीअरेंज करके यू जस्ट हैड टू रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट वी सॉ। लेट मी जस्ट लोड इट फॉर यू प्रॉपरली सो दैट आप लिख सकते हो इसको अच्छे से। लिख लीजिए वीडियो पॉज करके और हम फिर आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? लेट्स सी। द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP इज 56 and the sum of last 4 terms is 112. If its first term is 11 then find the number of terms. एक AP है जिसके पहले 4 और आखिरी 4 टर्म्स का सम दिया है, और पहला टर्म क्या है वो बताया है। हमें फाइंड करना है कि पूरे AP में मिला के कितने टर्म है। अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा कैलकुलेटिव है, बट इट इज़ वेरी ईजी। कंसेप्ट वाइज इट इज़ क्वाइट सिंपल। ऑलराइट, लेट्स सी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। जो कंडीशंस दी है ना, पहले हम उनसे काम करते हैं, ठीक है। पहले जो कंडीशंस दी है वी विल ट्राई एंड इवैल्यूएट दोस। सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP इज गिवन। अब आपको पता है सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स का फॉर्मूला अगर मुझे चाहिए तो Sn इज इक्वल टू नथिंग बट n/2 टाइम्स 2a + n-1d। यहाँ पे भले मुझे d नहीं पता, बट ये कंडीशन से ना मैं d निकाल सकती हूँ। अगर मैं इसमें A1 + AN का कंडीशन यूज़ कर लूँ तो वो AN क्या है यहाँ पे 4th टर्म हो जाएगा, उसका मुझे कुछ यूज़ नहीं है।
तो मैं यही फॉर्मूला यूज़ करूँगी यहाँ पे। तो फॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स इस ए पी का पहला टर्म दिया है, ये ए हो गया आपका क्वेश्चन के लिए। ये फॉर्मूला अगर मैं यूज़ करूँ तो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट S4 सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू 4/2 टाइम्स 2 टाइम्स 11 प्लस n की वैल्यू 4 है, 4 - 1 इंटू d। अरे ये तो काफ़ी सिंपल है, देखो S4 का वैल्यू तो हमें पता है, और अब मैं ये इक्वेशन सॉल्व करके फिर ईजीली आई विल गेट द वैल्यू ऑफ d। वेरी सिंपल, ये 28 हो जाएगा, 28 इज इक्वल टू 22 प्लस 3d, 3d बिकम्स इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 2। आराम से हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया इस AP का। अब देखो अगला कंडीशन क्या है। अगला कंडीशन हमें बोला है कि सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म्स इज 112। नाउ इफ यू टेक दिस AP A1 A2 अप टू लास्ट 4 टर्म्स, मतलब क्या होंगे, n-3 an-2 an-1 और an। अब ये चारों जो लास्ट के 4 टर्म है, जैसे पहले 4 टर्म खुद एक AP में थे, वैसे ही लास्ट के 4 टर्म भी एक AP में होंगे। पहले 4 टर्म का जो कॉमन डिफरेंस था वही पूरे AP का कॉमन डिफरेंस है, तो वही कॉमन डिफरेंस ये लास्ट के 4 टर्म्स के लिए भी होगा, करेक्ट। तो मैं इन चारों का भी अगर सम निकालूं तो उसके लिए भी मैं या तो ये फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ, आई कैन डायरेक्टली यूज दिस वन, और आई कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला। आइदर वे इज फाइन, आप दोनों में से कोई भी यूज करोगे इट विल बी द सेम ओनली। दोनों में आपको an-3 और an-1 निकालना पड़ेगा। अगर आप ये वाला यूज करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ an-3 निकालना पड़ेगा, ये यूज करोगे तो दोनों निकालना पड़ेगा। बट इट इज बेटर दैट वी यूज दिस फॉर्मूला, ओके, बिकॉज यहाँ पे ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप गलती से फर्स्ट टर्म को ये क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म ले लोगे। दैट इज नॉट व्हाट वी वांट, वी डोंट वांट यू टू बी टू कंफ्यूज, ऑलराइट। तो ये निकालने से पहले फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट an-3 एंड an-1 ना। an क्या होता है कोई भी AP के लिए, an मतलब नथिंग बट योर nth टर्म, दैट विल बी a प्लस n-1 इंटू d। तो अगर मुझे an-3 निकालना है, a का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 11, n की जगह पे अगर मैं n-3 डालूं तो आई विल गेट n-4d, राइट। इसको थोड़ा सा फिर मैं सॉल्व कर सकती हूँ। अगर ये मैंने डाल दिया यहाँ पे, दिस बिकम्स 11 प्लस 2n-8 विच इज नथिंग बट 2n प्लस 3। वैसे ही an भी निकाल सकते हैं, सॉरी दिस वोंट बी an-1, दिस विल बी an, बिकॉज हम लास्ट के चारों टर्म का डिफरेंस निकाल रहे हैं, नॉट द लास्ट 3। तो an क्या होगा, an तो पता ही है, an विल बी नथिंग बट a प्लस n-1 इंटू d। तो इन दिस केस a प्लस n-1d में अगर मैं फॉर्मूला डालूँ तो 11 प्लस n-1, n तो फाइंड ही करना है, और कॉमन डिफरेंस 2 होगा। So this becomes 11 plus 2n minus 2 which is nothing but 2n plus 9. अब मैं ये वाला Sn का फॉर्मूला यूज करती हूँ। लास्ट 4 टर्म्स का अगर सम चाहिए तो दैट विल बी n/2 टाइम्स an-3 प्लस an। n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, द सम इज गिवन एज 112। तो 4/2 टाइम्स, चलिए an-3 हमने यहाँ निकाला है 2n प्लस 3, an हमने यहाँ निकाला है 2n प्लस 9, राइट। 2n प्लस 3 प्लस 2n प्लस 9, इसको डिवाइड करो, यू विल गेट ट्वाइस ऑफ, ये सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4n प्लस 12। ये 2 डिवाइड हो जाएगा वहाँ जाके, यू विल गेट 4n प्लस 12 इज इक्वल टू 56। 4n इज इक्वल टू 56 माइनस 12 कितना होता है, 56 माइनस 12 होता है 44। तो n की वैल्यू आ जाती है 11। द वैल्यू ऑफ n इज 11। मतलब आपके AP में टोटल कितने टर्म्स है, AP में टोटल 11 टर्म्स है, राइट। चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं हमने क्या क्या किया इसमें। हमें क्वेश्चन में दिया था सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स इज 56 एंड सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म्स इज 112। तो फर्स्ट 4 टर्म्स का सम निकालना तो बड़ा आसान है। A1 और A4 तक के सम चाहिए हमें, A1 से A4 तक जितने टर्म्स है, वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ देम। 4 टर्म्स है, 4 टर्म है तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। सम की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, फर्स्ट टर्म की भी वैल्यू क्वेश्चन में दी है, मैंने सिंपली उसको Sn के फॉर्मूला में डाल दिया, Sn के फॉर्मूला में डाल दिया और वहाँ से मैंने निकाल ली d की वैल्यू, ठीक है।
वैसे ही मुझे लास्ट 4 टर्म्स का भी सम चाहिए था। लास्ट 4 टर्म्स मतलब क्या होगा, an-3 से लेके an तक का सम। अब हमें एक और फॉर्मूला पता है Sn का, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो फॉर दिस पर्टिकुलर AP, ये उसी बड़े AP का पार्ट है, तो उसका कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा। तो इस पर्टिकुलर AP के लिए अगर मुझे सम निकालना है तो पहले मुझे ये दोनों टर्म्स निकालने पड़ेंगे, an-3 और an-3 अगर मैंने an के फॉर्मूला में nth टर्म ऑफ एन AP के फॉर्मूला में अगर इसको डाल दिया तो an-3 आई गॉट इक्वल टू 2n+3। वैसे ही an अगर मैंने निकाला तो आई गेट 2n+9। Now both of these things I will substitute in this formula, n/2 times an-3 plus an। Obviously यहाँ पे 4 टर्म है, n की वैल्यू हो गई 4। क्वेश्चन में सम दिया हुआ था 112, इसको हमने सॉल्व किया और हमें n की वैल्यू मिल गई। n क्या था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP। Let me load it for you properly so that you can write it. This is your solution. Given that n number of arithmetic means are inserted between two sets of numbers a, 2b and 2a, b, जहाँ पे a और b belong to the set of real numbers, मतलब दोनों real है। Suppose that the mth means between these sets of numbers are the same, then I have to find the ratio of a and b। काफ़ी सारा information दिया है क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। Let's see how we are going to proceed with this। देखो क्या दिया है, पहली चीज पहले जो दिया है ना, लेट्स ट्राई एंड आइडेंटिफाई। दो सेट्स ऑफ नंबर्स है a, 2b एंड 2a, b। इन दोनों के बीच में मैं n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट कर रही हूँ। इन दोनों के बीच में भी आई एम इंसर्टिंग n अरिथमेटिक मीन्स, और ये n अरिथमेटिक मीन्स जो मैं इंसर्ट कर रही हूँ इन दोनों के बीच में, ऑब्वियसली दोनों अलग अलग नंबर्स हैं यहाँ पे, दे आर 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर्स, बट ऐसा बोल रहा है कि उन n नंबर्स में से, उन n अरिथमेटिक मीन्स में से द mth मीन्स आर सेम, देन आई हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ a एंड b। देखो क्या करेंगे इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा इसमें। अब हमने जब अरिथमेटिक मीन पढ़ा था तब वी हैड सीन समथिंग कि जब आप n अरिथमेटिक मीन्स दो नंबर के बीच में इंसर्ट करते हो तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आपको मिलता है, मतलब a और b के बीच में इफ आई एम इंसर्टिंग फॉर एग्जांपल 3 अरिथमेटिक मीन्स, द सीक्वेंस दैट आई गेट, दिस रिजल्टिंग सीक्वेंस इज गोइंग टू बी इन एन AP। और ये करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको निकालना होता है इस पर्टिकुलर AP का कॉमन डिफरेंस। अब इस AP का कॉमन डिफरेंस जो है वो हो जाता है b माइनस a अपॉन n प्लस 1, जहाँ पे b इज द सेकेंड टर्म, मतलब लास्ट टर्म, सॉरी नॉट सेकेंड टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म and n is the number of arithmetic means that you will be inserting. Okay, so basically here when I insert n arithmetic means, यहाँ पे मेरे को एक AP मिलेगा, यहाँ पे जब मैं n arithmetic means insert करूँ मुझे दूसरा AP मिल जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इन दोनों APs के ना पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेती हूँ। अब इनके कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए लेट्स से दैट फॉर द फर्स्ट AP योर फर्स्ट टर्म इज a, b1 is 2b एंड कॉमन डिफरेंस आई हैव टू फाइंड। ओके, तो कॉमन डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा, इट विल बी 2b माइनस a अपॉन n, तो n ही है, सुपर, n को कुछ सब्सटीट्यूट नहीं करना बिकॉज n नंबर ऑफ मीन्स ही बोला है। सिमिलरली फॉर द सेकेंड AP कैन आई से दैट माई d2 विल बिकम डायरेक्टली व्हाट, b माइनस 2a अपॉन n प्लस 1, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन n प्लस 1। ठीक है, मुझे क्या मिल गया अभी, व्हाट आई गॉट हियर वाज the common difference of both the APs that are going to be formed after the insertion of n arithmetic means. Now let's see what is to be done ahead. ये जो इक्वेट करनी है ना जो चीज़, दो अरिथमेटिक मीन्स, दो mth मीन्स दोनों के बीच में जो है, दे आर द सेम, सो आई हैव टू इक्वेट। सो लेट अस आइडेंटिफाई कि हमें एक्चुअली इक्वेट क्या करना है। ये देखो, ये जो AP फॉर्म हुआ है यहाँ पे, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ये पहला अरिथमेटिक मीन है, मैंने बोला ये सीक्वेंस AP में होगा। ये पहला अरिथमेटिक मीन जो मैंने इंसर्ट किया है यहाँ पे, पहला मीन, कैन आई से दैट इस पर्टिकुलर AP का वो सेकेंड टर्म है। पहला अरिथमेटिक मीन उस पर्टिकुलर AP का सेकेंड टर्म है कि नहीं है, ऑफ कोर्स है। वैसे ही जो दूसरा मीन है वो AP का थर्ड टर्म है,
तीसरा मीन इज AP का फोर्थ टर्म है, मतलब कैन आई से दैट जो mth मीन होगा वो AP का m+1 टर्म होगा? ऑफ कोर्स आई कैन से दैट, वही होगा ना, पहला अगर दूसरा टर्म है, दूसरा AM अगर तीसरा टर्म है, तो mth AM जो होगा वो m+1 टर्म ही होगा। मतलब ये जो कंडीशन दी है ना, mth मीन आर द सेम, that is basically the question telling you that the m+1th term of these two APs are the same. m+1th term of these two APs are the same. मतलब अब कुछ आपको equate करने के लिए मिल गया. So you don't have to go and find the mth arithmetic mean because I don't have to tell you that is going to be a little difficult. यहाँ पे numbers होते तो कोई problem नहीं था, variables है सारे, constants है, तो mth arithmetic mean find करना will be difficult, but m+1 term तो मुझे आराम से मिल जाएगा ना. हमें पता है AP के लिए any nth term if you need, it will be a plus n-1 into d. So for this particular APs, for these two APs, what is given is that the m+1 term is the same. पहले वाले का m+1 term, दूसरे वाले का m+1 term, दोनों सेम है. तो nth टर्म का फॉर्मूला डाल दो यहाँ पे. nth टर्म का फॉर्मूला डालोगे तो व्हाट विल यू गेट? इसका फर्स्ट टर्म a1 है, n की जगह पे m+1 आ जाएगा तो यू विल गेट m टाइम्स d1. सिमिलरली हियर यू विल गेट a2 प्लस m टाइम्स d2. डाल देते हैं यहाँ पे a1 और d1, a2 और d2. a1 इज द पहले वाले AP का फर्स्ट टर्म विच विल बी a, m तो m ही रहेगा. d1 विल बिकम 2b माइनस a अपॉन n+1. a2 इज सेकेंड वाले का फर्स्ट टर्म विच इज 2a, m ही रहेगा फिर से. d2 यहाँ पे हमने निकाला है b माइनस 2a अपॉन n+1. ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे. ओके, नाउ लेट्स ब्रिंग दिस a टू द राइट साइड एंड ये जो m वाले दोनों टर्म है साथ में ले लेते हैं. बेसिकली a वाले टर्म्स को एक साथ ले लो, 2a माइनस a हो जाएगा, और ये जो बचा हुआ है यहाँ पे उसको लेफ्ट में भेज दो m के साथ. तो यू विल गेट 2b माइनस a अपॉन n+1 माइनस m इंटू b माइनस 2a अपॉन n+1. एक साथ आ गया. 2a माइनस a तो पता ही है a होता है. m अपॉन n+1 कॉमन ले लो, ले सकते हैं ना इन दोनों में से m अपॉन n+1 कॉमन. बचेगा क्या यहाँ पे? 2b माइनस a माइनस ऑफ b प्लस 2a. इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट 2a माइनस a इज प्लस a, 2b माइनस b इज प्लस b. दिस इज व्हाट आई विल गेट, राइट. अब इसको ना मैं इधर लेके आ जाती हूँ, इसके नीचे. सो आई गेट some two ratios that are equal. Now from these ratios what I need to find is ये वाला रेशो a:b फाइंड करना है मुझे. इन रेशियोज में से मुझे a:b फाइंड करना है. चलिए, अभी मुझे दो इक्वल रेशियोज मिल गए. नाउ फ्रॉम दीज रेशियोज आई समहाउ हैव टू फाइंड आउट a:b का रेशियो क्या होगा. अब a:b का रेशियो निकालने के लिए नाउ यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट हियर. वेरी स्मार्ट मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि क्या ऑपरेशन आप करोगे यहाँ पे सच दैट यू गेट a:b. देखो, न्यूमरेटर तो इंटैक्ट है, न्यूमरेटर को तो कुछ तकलीफ ही नहीं है, न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहेगा. डिनोमिनेटर में थोड़ा सा कुछ चेंज आपको करना पड़ेगा. अगर मैं न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दूँ तो थोड़ा मेरा काम आसान हो जाएगा ना. न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इफ आई डू ऑन बोथ साइड्स तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? न्यूमरेटर विल रिमेन एज इट इज. ये इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी तो आई विल गेट a माइनस a प्लस b, राइट. और RHS में आई विल गेट m, न्यूमरेटर एज इट इज, m माइनस n+1. ध्यान में रखो, एक ही साइड पे नहीं कर सकते आप सब्ट्रैक्ट, यू विल हैव टू डू इट ऑन बोथ साइड्स. इक्वल रहते हैं रेशियोज तभी जाके आप ये डिविडेंडो वगैरह कर सकते हो. अकेला फ्रैक्शन दिखेगा तो वहाँ मत डिविडेंडो कर देना. इट हैज़ टू बी इक्वल, दे हैव टू बी टू इक्वल रेशियोज, देन एंड ओनली देन कैन यू यूज डिविडेंडो. So when I do this, what I get is a upon minus b is equal to m upon m minus n minus 1. हो गया. जिफ ये माइनस साइन हटानी है ना यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर को पूरा जो है वो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो. तो माइनस साइन से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो दिस विल बिकम n माइनस m प्लस 1. सब साइंस चेंज हो जाएगी, माइनस m प्लस n प्लस 1, राइट. तो दिस इज योर आंसर. देखो यहाँ है m अपॉन n माइनस m प्लस 1, दैट इज योर ऑप्शन डी. अच्छा क्वेश्चन था ना ये? मज़ा आया ना इसमें? वेरी गुड क्वेश्चन. अच्छे से इसको नोट कर लो. एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं, देखते हमने क्या किया इसमें.
हमें बोला गया था क्वेश्चन में दैट n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन टू सेट्स ऑफ नंबर्स. n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन टू सेट्स ऑफ नंबर्स. दो सेट्स दिए हैं, उनके बीच में n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए. अब हम जानते हैं कि अगर आपने n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट कर लिए तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिला हमें, दैट सीक्वेंस विल बी कंपल्सरीली इन एन AP. What we did is, by using the formula for common difference, we found out the common difference of both those APs. Once we found out the common difference of both those APs, the next thing that we did is evaluate the second condition that was given. Second condition क्या दी थी? mth arithmetic means, जो n insert कर लिए ना आपने, उनमें से अब mth mean दोनों AP के लिए सेम है. mth अरिथमेटिक मीन अगर है तो हमने यहाँ देखा कि पहला वाला जो अरिथमेटिक मीन होता है वो AP का दूसरा टर्म होगा, दूसरा अरिथमेटिक मीन AP का तीसरा टर्म होगा. मतलब mth अरिथमेटिक मीन तो उस AP का m+1 टर्म हो जाएगा. मतलब बेसिकली mth मीन अगर दोनों APs के सेम है, mth मीन अगर जो मैंने दोनों के बीच में इंसर्ट किए वो सेम है, तो m+1 टर्म जो रिजल्टेंट AP मिले उनके सेम होंगे. तो पहले वाले AP और दूसरे वाले AP का मैंने m+1 टर्म इक्वेट कर दिया. इक्वेट करने के बाद मुझे A और A+B का कुछ रेशो मिला. उस रेशो से मुझे निकालना था A:B. I used a simple dividendo, after which I just multiplied both sides by -1 and I got my answer. Alright then, moving ahead, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है. Let A1, A2 up A3 up to AN assume कर लेते हैं, be terms of an AP such that आपको sum of P terms upon sum of Q terms का रेशो दिया है P²/Q². I have to find out the ratio of the 6th and 21st term. चलो देखते हैं एक एक करके. Let's see the information that is given just like the previous one and see what we can do about it. देखो SP अपॉन SQ इज गिवन ना, ये दिस इज नथिंग बट SP अपॉन SQ इज गिवन एज P²/Q². अब हमें पता है SP का क्या फॉर्मूला हो गया, P/2 इंटू 2A प्लस P-1D, और ये हो जाएगा Q/2 इंटू 2A प्लस Q-1D. आई एम श्योर यू नो व्हाट टू डू आफ्टर दिस. ये 2 कैंसिल हो जाएगा और P और P भी कैंसिल हो जाएगा. तो आई विल बी लेफ्ट विथ 2A प्लस P-1 इंटू D अपॉन 2A प्लस Q-1 इंटू D. 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए और यहाँ से एक P गया और एक Q भी चला गया. तो RHS में नाउ आई एम लेफ्ट विथ P/Q. नाउ दिस लुक सिमिलर टू समथिंग. जो शॉर्टकट वाला वीडियो था उसमें ये स्टेप के बाद व्हाट वी डिड वाज वी डिड डिविडेंडो, राइट. हम लोगों ने डिविडेंडो किया था. डिविडेंडो में क्या किया था हमने न्यूमरेटर को ना ऐसे ही रखा था और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दिया था नीचे. तो 2A और 2A कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे D के साथ P-1 माइनस और Q+1 हो जाएगा. मतलब -1 + 1 कैंसिल होके P-Q बचा, नॉट P-1 सॉरी, P-Q. सेम ऑपरेशन इन द राइट साइड, न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. तो अब देखो ये तो कैंसिल हो गया सीधा. P-Q एंड P-Q गेट्स कैंसल्ड आउट. व्हाट आर यू लेफ्ट विथ? ये D को RHS में ले जाके मल्टीप्लाई कर दो और LHS का ब्रैकेट ओपन करो. 2A प्लस PD माइनस D इज इक्वल टू PD. PD कैंसल, D का वैल्यू मिल जाता है 2A. अब ये D इज इक्वल टू 2A जो कंडीशन है ना, जो रेशो दिया है उसमें हम इसको यूज करते हैं. A6 अपॉन A21 आपको पूछा है. AN पता है AP का आपको, A प्लस N-1D होता है. AN इज A प्लस N-1D. तो यहाँ पे दिस विल बिकम A प्लस 5D अपॉन A21 विल बिकम A प्लस 20D. अब देखो D का वैल्यू तो 2A है. A प्लस 5 इंटू 2A अपॉन A प्लस 20 इंटू 2A. पूरा A अगर मैंने न्यूमरेटर में से कॉमन ले लिया तो आई विल बी लेफ्ट विथ 1 प्लस 10 ईयर. नीचे से अगर मैंने A पूरा कॉमन ले लिया आई विल बी लेफ्ट विथ 40.
I will be left with 1 plus 40. तो your a and a gets cancelled and your answer is 11 by 41. देखो इसमें तो हमने कुछ किया भी नहीं, नो कंसेप्ट रिक्वायर्ड, ओनली nth टर्म का फॉर्मूला लगा. बट कैसा होगा ना, अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज देर इज हार्डली एनी इन्फॉर्मेशन गिवन हियर, नो देर इज नथिंग गिवन इन दिस क्वेश्चन. तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसीलिए कभी भी अगर क्वेश्चन दिया है ना, शांति से जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है आपको उसको शांति से देखो, एंड विद दैट इंफॉर्मेशन जस्ट राइट इट डाउन एंड सी, अगर कुछ तो सॉल्व कर सकते हो ना आप. उसमें सम दिया है तो सम का फॉर्मूला लगाओ. अगर आपने बहुत सारे अगर एपी के क्वेश्चंस अगर सॉल्व किए होगे तो फ्रॉम हियर यू विल आइडेंटिफाई दैट अरे इधर तो डिविडेंडो करना, इधर डिविडेंडो करना. अगर समझ गया, कभी भी अगर ऐसा रेशो दिया होता है ना, आपको हमेशा ना ए और डी के टर्म्स में कुछ ना कुछ कंडीशन मिल जाती है. अब वो कंडीशन अगर आपको मिल गई तो इन दिस रेशो ऑलवेज वॉट एवर इज द कंडीशन, इफ यू सब्सटीट्यूट हियर दैट वेरिएबल विल गेट कैंसल्ड आउट, ऑलवेज इट विल गेट कैंसल्ड आउट. अगर ए की जगह पे 2d आता, a इज इक्वल टू 2d आता तो भी कैंसिल हो जाता. कुछ भी दिया हो इट विल गेट कैंसल्ड आउट फ्रॉम हियर एंड यू विल बी लेफ्ट विथ ओनली वन नंबर. छोटा सा एक नंबर बच जाएगा आपके पास या रेशो बच जाएगा, वॉट एवर इट इज. तो योर आंसर इज ऑप्शन डी. नोट कर लो इसका भी सोल्यूशन वीडियो पॉज करके. एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं. अभी ये क्वेश्चन है ना, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इतना अच्छा क्वेश्चन है ना ये, मतलब लाइक मज़ा आ जाएगा आपको करने में. दिखने में इट लुक्स सो डेंजरस ना. क्या दिया है इसमें, A1 A2 A3 अप टू A2n दिया है AP में, और यू नो अजीब से कुछ स्क्वायर्स है, प्लस माइनस है, n 2n माइनस 1. ऑप्शंस में भी सब यू नो ऐसे खतरनाक ऑप्शंस दिख रहे हैं सारे. बट इट इज़ वेरी वेरी ईजी. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी नाइस. लेट मी जस्ट राइट डाउन द थिंग दैट यू आर सपोज टू फाइंड ईयर. ओके, इसको अच्छे से मैं लिखती हूँ तो शायद आपको ना इसको देख के कुछ याद आएगा. ये A3 स्क्वायर, इसके आगे A4 स्क्वायर होगा ना, मैं वो भी लिख लेती हूँ. ऐसे ही ये जा रहा है टिल 2n माइनस 1 स्क्वायर माइनस A2n स्क्वायर. नाउ जस्ट लुक एट दिस, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर. अब आपको इसको देख के ना एक बचपन की आइडेंटिटी याद आ जाएगी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाली. A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बच्चों को भी पता है कि A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है A माइनस बी इंटू A प्लस बी. पता है कि नहीं पता है? पता है ना, ये A माइनस बी इंटू A प्लस बी होता है. तो अगर मैंने ये सारे पेयर्स पे ये फॉर्मूला लगा दिया तो व्हाट विल आई गेट, लेट्स सी. व्हाट आई विल गेट इज A1 माइनस A2 इंटू A1 प्लस A2. फॉर द नेक्स्ट वन आई विल गेट A3 माइनस A4 into A3 plus A4, and this goes on getting added up to 2n minus 1 minus A2n into A2n minus 1 plus A2n. अब यहाँ पे एक और मज़ेदार चीज़ आपको करनी है. कॉमन डिफरेंस जो होता है कोई भी AP का, क्या होता है वो कॉमन डिफरेंस AP का कैसे मिलता है हमें? अगर A1 A2 A3 अप टू A2n AP में, तो इन दोनों को सबट्रैक्ट करके मुझे कॉमन डिफरेंस मिलेगा ना. A2 माइनस A1 बोलूँ मैं, या A3 माइनस A2 बोलूँ, या A4 माइनस A3 बोलूँ, या A2n माइनस A2n माइनस 1 बोल दूँ, कॉमन डिफरेंस ही होगा वो सारा. मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो A2 माइनस A1 के अगर इक्वल है तो कैन आई से दैट A1 माइनस A2 हियर इज माइनस D. वैसे ही A4 माइनस A3 इज D, तो A3 माइनस A4 मेरा माइनस D बन गया. फिर से ऐसे ही मैं ऐड करते जाऊंगी तो ये जो है A2n माइनस A2n माइनस 1 इज ऑल्सो D, तो उसका उल्टा करोगे तो मुझे यहाँ पे भी माइनस D मिलेगा. सॉरी, दिस इज नॉट A2n प्लस A2n, ये A2n माइनस 1 प्लस A2n है, राइट. A2n माइनस 1 प्लस A2n, ये देखो कंजिक्यूटिव टर्म्स थे ना सारे. आगे भी जब आप A3 माइनस A4 के बाद अगला वाला जब देखोगे तो द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो गोइंग टू बी व्हाट, इसके बाद जो आएगा वो होने वाला है क्या, A5 माइनस A6, वो भी माइनस D होगा. हर एक टर्म के लिए ऐसे माइनस D आते जाएगा. अब इस माइनस D को मैं पूरा कॉमन ले लेती हूँ ना. ये माइनस D को अगर मैंने पूरा कॉमन लिया तो व्हाट एम आई लेफ्ट विथ, आई एम लेफ्ट विथ A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन अप टिल A2n. मतलब ये तो सम मिल गया मुझे पूरे AP का. अब देखो यहाँ पे तो मुझे पूरा सम मिल गया.
अब सम मिल गया तो अभी इसको मैं थोड़ा रिड्यूस कर सकती हूँ ना, इतना बड़ा a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू a2n लिखने से बेटर मुझे Sn का फॉर्मूला मालूम है, Sn का एक फॉर्मूला पता है, n/2 टाइम्स a1 प्लस an. In this case it is the sum of 2n terms. So this I can write as 2n/2 times a1 plus a2n. Correct? ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा. What I will be left with here is, यहाँ पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड आई विल गेट n टाइम्स माइनस d इंटू a1 प्लस a2n. अब अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, a1 a2n है, n है बट d है ही नहीं, मतलब मुझे अब d को हटाना है. जैसे d आया था वैसे d को हटा भी देते हैं. कैसे हटाओगे d को? nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है AP का. इन दिस केस ऑफकोर्स आई विल नीड द फॉर्मूला फॉर द 2nth टर्म. तो a2n will be equal to what? It will be equal to a1 plus 2n minus 1 into d. From here I can find the value of d ना. यहाँ से मैं d का वैल्यू निकाल सकती हूँ. d का वैल्यू क्या आएगा? d का वैल्यू will be a2n minus a1 अपॉन 2n माइनस 1. अगर मुझे माइनस d चाहिए तो ये पलट जाएगा. So in place of this what I can write is, इसको I will just separate it so that you are not confused. This I can then equate this to be n times minus d, मतलब the numerator, see option में नीचे 2n minus 1 as it is है, तो 2n minus 1 को माइनस साइन में मत अप्लाई करो. अगर मैंने इसको न्यूमरेटर को उल्टा कर दिया तो what will I get? I will get a1 minus a2n अपॉन 2n minus 1 और ऊपर ये a1 plus a2n जो था उसको ऐसे ही रखो. अब देखो ये n अपॉन 2n माइनस 1 तो आ गया यहाँ पे फिर वही लगा दो ना, इसका उल्टा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. आ गया ना आंसर. कितना अच्छा क्वेश्चन था ना ये. दिस वॉज सच अ गुड क्वेश्चन, मुझे बहुत पसंद है बिकॉज कितनी बेसिक चीज़ें हमने इसमें यूज़ की है. हमने सिंपल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया. d का तो सिर्फ हमने वो सिर्फ 2nth टर्म से, ये सिर्फ एक AP का कंसेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वी हैव यूज्ड हियर. बाकी तो क्वेश्चन कितना आसान था, है ना. एक बार देख लेते हैं फिर से. a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ऐसी अल्टरनेट स्क्वायर्स जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे थे. तो हमने बेसिक फॉर्मूला एकदम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगा दिया वहाँ पे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करके. हमें क्या मिल रहा था फिर वहाँ पे? वॉट वी आर गेटिंग देयर was a1 minus a2 a3 minus a4, ऐसी ही कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेकिन उल्टा. मतलब इंस्टेड ऑफ गेटिंग a2 minus a1 we got a1 minus a2. अब AP के लिए हम ऑलरेडी जानते कि a2 minus a1 जो है वो तो कॉमन डिफरेंस होता है ना. तो अगर a1 minus a2 कर दूंगी तो माइनस d हो जाएगा. ऐसी माइनस d एक हर एक ब्रैकेट में आता जाएगा. वो सारे माइनस d को मैं कॉमन ले लेती हूँ. कॉमन अगर ले लिया तो ब्रैकेट में बच क्या गया? सम बच गया 2n टर्म्स का. अब 2n टर्म्स के सम का एक और फॉर्मूला मैं जानती हूँ. मैं पहला वाला यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज मैंने यहाँ पे ना ऊपर देख लिया था ऑलरेडी कि a माइनस बी यूज़ हुआ था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ऑप्शंस में भी कहीं पे d है नहीं, तो इट्स नो यूज़ यूजिंग दैट फॉर्मूला ना. सो आई यूज द सेकेंड फॉर्मूला. बट वो करने के बाद भी d तो मेरा बच गया. नाउ आई रियलाइज दैट नाउ आई हैव टू एलिमिनेट दिस d. एलिमिनेट करना है अगर d को तो बेसिक nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो. nth टर्म का मैंने अगर फॉर्मूला लगा दिया तो उसमें से मुझे d की वैल्यू मिल गई. d की वैल्यू मिल गई, फिर मैंने बेसिक मेरा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फिर से यूज़ किया एंड आई गॉट माई आंसर विच इज़ योर ऑप्शन सी. लिख लीजिए इसको भी वीडियो पॉज करके. लेट मी जस्ट लोड इट फॉर यू प्रॉपरली फर्स्ट. ओह, यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सेम है. देयर इज़ अ टाइपो हियर. कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ अलग होगा. मे बी दिस वॉज a2n माइनस 1 द होल स्क्वायर. बट एनी वे यू गॉट द आंसर. यहाँ पे कुछ और होगा, a2n माइनस 1 द होल स्क्वायर. एनी वे आंसर मिल गया. ऑप्शन में तो सिर्फ ढूंढना ही था उसको. ये लास्ट क्वेश्चन था. अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी खुद से ट्राई करने के लिए. हर वीडियो में मेरा एक आपको होमवर्क क्वेश्चन होता है. दिस इज द क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स एक AP का इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अनदर AP. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. करिए, चलिए इसको सॉल्व करिए. ऑप्शन जो होगा, इसका जो भी आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए.
आई होप आपको आज का भी वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा. वी हैव सीन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी या अगर आपको कोई ऐसा कंसेप्ट है जो समझ में नहीं आया, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एनी टाइम. आई विल बी वेरी हैप्पी टू गेट बैक टू यू. I hope you liked this video. If you did, you can press the like button and also share it with your friends so that वो भी इसका फ़ायदा उठा सके. Stay tuned. More videos on sequences and series are coming soon. Thank you so much for watching the video. Have a good day. Bye bye. Take care.